नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं अदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स टुडे। आज तारीख है आपकी 1 मार्च 2021। तो आज की जो मुख्य खबरें उनसे शुरुआत करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगी अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। अनअकैडमी कॉम्बैट आप लोगों के लिए एक लाइव क्विज है जो हर संडे को 11 बजे आप लोगों के लिए आ रही है। और अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल जैसी फीलिंग आएगी। आप लोगों को पता चलेगा कि किस पैटर्न से आपका पेपर आता है और किस हिसाब से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर आपकी बात कर रही है कि इसरो का जो PSLV C51 एमेजोनिया 1 मिशन है उसे लॉन्च कर दिया गया। वो काफी सक्सेसफुल भी रहा है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के PSLV C51 यानी कि आपके एमेजोनिया 1 मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, और काउंटडाउन 7 फरवरी 2021 को शुरू हुआ था। ये काउंटडाउन करीब आपका 8:54 पर शुरू हो गया था। तो PSLV C51 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और इसे अंतरिक्ष केंद्र से करीब 28 फरवरी 2021 को रात में 10:24 पर लॉन्च कर दिया गया। तो आपका जो इसरो है इसका ये करीब 53वां पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन है और इस लॉन्च में PSLV C51 रॉकेट ब्राजील का उपग्रह एमेजोनिया 1 को प्राथमिक उपग्रह के रूप में ले जाएगा। तो ब्राजील के उपग्रह के साथ ये लॉन्च व्हीकल करीब 19 और उपग्रह को भी ले जाएगा। तो हालांकि ये जो लॉन्च है वह 28 फरवरी को शहर में मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा और ये जो मिशन है वो इसरो का वाणिज्यिक नोडल एजेंसी का पहला समर्पित वैश्विक मिशन है जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कहा जाता है। अब बेसिकली आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है क्या, इसकी भूमिका क्या है? तो आपका जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो आपका स्पेस फ्लाइट जो कंपनी है वो है और ये साथ में वाणिज्य के समझौते के अनुसार इस मिशन पर काम कर रहा है। तो इस सैटेलाइट राइट शेयर और मिशन मैनेजमेंट जो प्रोवाइडर है ये अमेरिका के सिएटल में बेस्ड है और उसके बाद 18 सह यात्री उपग्रहों से करीब 14 जो आपके NSIL है द्वारा भेजे जाएंगे। तो एमेजोनिया 1 है, एमेजोनिया 1 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्राजील द्वारा भेजा जा रहा है। ये आपका एक ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र में वनों की जो कटाई हो रही है यानी कि डिफॉरेस्टेशन पर निगरानी रखेगा, रिमोट सेंसिंग डेटा को भी साझा करेगा। तो इसके अलावा ये उपग्रह पूरे ब्राजील में विविध कृषि का विश्लेषण भी प्रदान करेगा। बाकी के जो उपग्रह हैं वो आपके PSLV व्हीकल यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के नामक नोडल एजेंसी से 4 उपग्रह को ले जाया गया है और अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाली एक स्वतंत्र एजेंसी है। यह निजी क्षेत्रों को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देती है। चलिए ये थी आप लोगों के लिए कि इसरो द्वारा जो PSLV C51 एमेजोनिया 1 मिशन के बारे में। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बात कर रही है कि G20 के केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक। तो जी हाँ, भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण 26 जनवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई और ये इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक रही। अब इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने अपने G20 समकक्षों के साथ कोविड-19 महामारी और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के संबंध में भारत की नीति प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला। तो जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि भारत की जो घरेलू नीतियां हैं मोटे तौर पर नागरिकों की जो सहायता पर आधारित है, जैसे कि प्रत्यक्ष हस्तांतरण, क्रेडिट गारंटी, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज, खाद्य गारंटी एंड संरचनात्मक। ठीक है, इनमें सुधार लाने में बहुत तेजी करनी होगी। और उन्होंने भारत में जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है उसके बारे में भी बताया और यह दुनिया का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान है
और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने कई देशों को अपने टीके का समर्थन भी बढ़ाया है और उन्होंने वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और वित्तीय समावेशन का तत्व वित्त जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करी। तो G20 की ये जो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने वैश्विक विकास और वित्तीय स्थिरता पर जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ के बारे में भी चर्चा करी। अब G20 बेसिकली आपका है क्या? तो ये 19 देशों और यूरोपीय संघ कि आपकी सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है और इसमें सहसमूह की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के संबंध में नीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से की गई थी। तो इस समूह में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। ओके, तो ये थी आपकी G20 की बैंक गवर्नरों की बैठक। ठीक है, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली और आखिरी खबर आपकी बात कर रही है कि NSO ने जीडीपी पूर्वानुमान के आंकड़े जारी किए हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP पर अपना डेटा जारी किया है। जी हाँ, NSO के अनुसार दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की वृद्धि होगी और इससे स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था मंदी से रिकवर हो रही है। अब देखिए, जो एस रिपोर्ट है वह यह भी कह रही है कि अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है वो मजबूत होने की उम्मीद है क्योंकि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रगति कर रहा है। अब इस वजह से जनता ने खरीदारी करने में, भोजन करने में और यात्रा करने का जो आत्मविश्वास है वह हासिल कर लिया है। और दूसरी चीज ये कि ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण में अर्थशास्त्रियों द्वारा अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में विस्तार 6% से कम था। ठीक है, अब इस बात पर यह भी प्रकाश डाला जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है उसने रिकॉर्ड संकुचन की जो लगातार 2 तिमाहियों के बाद तेजी से रिकवरी की है और आंकड़ों के अनुसार जून और सितंबर की जो तिमाही है उसके लिए जो जीडीपी का संकुचन है वो करीब 4% से 7.3% तक संशोधित किया गया है। अब ये देखिए कि अर्थव्यवस्था कैसे पुनर्जीवित हो सकती है। तो देखिए, सरकार द्वारा जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो आपकी प्रतिबंधों को हटाने और खर्च को बढ़ाने के बाद आर्थिक गतिविधि से फिर से शुरू करने की जो मदद से आर्थिक विकास और पुनर्जीवित किया गया है। इसके अलावा भारत में जो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है इस विश्वास को और बढ़ा रहा है कि लोग अब सुरक्षित हैं और अर्थव्यवस्था इसी हिसाब से मजबूत भी होगी। ओके, अब बेसिकली आपका NSO क्या है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो NSO एक एजेंसी है जो आपकी रंगराजन आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी। इस कार्यालय को आपका सांख्यिकी मानकों को लागू करने और बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था। तो रंगराजन आयोग ने NSO की जो स्थापित करने की जो सिफारिश की थी, इस पर NSO का जो गठन था वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुमानों सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO के विलय के बाद किया गया था। तो यही थी आज आप लोगों के लिए खबरें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और आप लोगों को अगर कोई भी परेशानी होती है किसी भी टॉपिक से लेकर तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय।